नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं, यानी जी न्यूज पर वक्त हो गया है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। कसम संविधान की का 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो इसके 2 फैक्टर माने जाते हैं। पहला, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा, वो था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी जिद थी पाकिस्तान। लेकिन एक और फैक्टर था, यानी दूसरा फैक्टर था जो कभी पूरा समझा ही नहीं गया। वो था देश के एक हिस्से में एक आबादी का ज्यादा होना। हालांकि अंग्रेजों ने जो लकीर खींची उस पर आज भी विवाद है कि क्या देश के उस हिस्से में ज्यादा मुस्लिम थे, इसलिए वो हिस्सा पाकिस्तान बनाया गया, या फिर अंग्रेजों को यूं ही एक लकीर खींचनी थी तो उन्होंने खींच दी। लाखों लोग इधर से उधर हो गए तो लाखों लोग उधर से इधर आए। जनसंख्या की ये सबसे बड़ी अदला बदली थी। आपको इतिहास में इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि देश में बहस इस वक्त चल रही है, अगर धार्मिक असंतुलन बढ़ता है तो देश को धर्म के आधार पर एक और विभाजन झेलना पड़ सकता है। इस पर बहस छिड़ी हुई है और इसीलिए मांग भी की जा रही है कि देश में एक जनसंख्या कानून बनाया जाए जो सबके लिए एक जैसा, 2 बच्चों का नियम हो तो सभी के लिए हो। संघ यानी आरएसएस लंबे समय से इस पर जोर भी दे रहा है। दशहरा रैली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात कही थी। अब संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी यही बात जोरदार तरीके से रखी है। ये कहा जाता है कि देश के सीमावर्ती राज्यों में धार्मिक असंतुलन से विभाजन का खतरा पैदा हो रहा है। जब जब जनसंख्या कानून की मांग उठती है, संघ और बीजेपी के विरोधी आरोप ये लगाते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, या इसकी मांग मुसलमानों को कंट्रोल या टारगेट करने के लिए है। आरोप लगते हैं कि बीजेपी की सरकार संघ का एक एक आदेश फॉलो करती है, जबकि स्टेटस भी बता देते हैं आपको। 2020 में सरकार सुप्रीम कोर्ट में साफ कर चुकी है कि उसका जनसंख्या कानून लाने का कोई इरादा है नहीं। तो इस वक्त इस मुद्दे पर बड़ी बहस इसलिए क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की मांग उठ रही है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादा जनसंख्या से देश विभाजन का खतरा है, इसकी आशंका जताई जा रही है। ये बहस इसलिए भी जरूरी कि धर्मांतरण से जनसंख्या असंतुलन की बात कही जा रही है। साथ ही ये बहस जरूरी है क्योंकि मुस्लिम पक्ष जनसंख्या कानून का विरोध कर रहा है। ये बहस इस लिहाज से भी अहम क्योंकि जनसंख्या नीति पर सरकार का पक्ष ही साफ नहीं है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के विभाजित करने की नौबत क्या है। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है, भारत के विभाजन भी हुआ। इसी प्रकार के धर्मांतरण होता रहेगा तो हिंदू जो मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक रहे वो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मुसलमानों की पॉपुलेशन नेशनल लेवल पर अराउंड 14.7% है, जबकि मेजॉरिटी कम्युनिटी की 80% है। तो दोनों की पॉपुलेशन में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम। जब गुजरात में किश्ती डूबने लगती है, पार्लियामेंट का चुनाव दस्तक देने लगता है, तो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर आप कोई ऐसा सिगुफा छोड़ना चाहते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो सके। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौलाना सरवर है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ आपको स्क्रीन पर रिजवान अहमद दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आपको स्क्रीन पर अवनिजेश अवस्थी भी दिखाई दे रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लूंगी, और सवाल इसलिए आपसे लूंगी क्योंकि बार बार ये आरोप लगते हैं जब जब जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है, जब जब जनसंख्या असंतुलन की बात की जाती है और चिंताएं या फिर आशंकाएं जाहिर की जाती हैं, तब आरोप ये लगते हैं कि इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। अदिति जी, एक बात बताइए कि जब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो किसी एक संप्रदाय के लिए तो बनेगा नहीं, सब पर बराबरी से लागू होगा। तो मुसलमानों को ये क्यों लगता है, मुसलमान भी, मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं उस मुस्लिम नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम नेतृत्व या वो तमाम, जैसे प्रमोद तिवारी जी अभी बोल रहे थे, उनको ये क्यों लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? कानून बनेगा, सब पर समान रूप से लागू होगा, सबको छोटा परिवार रखना होगा, सब अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि जनसंख्या असंतुलन का जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, वो ये है ना कि जो भी हो, जो भी लोग बोलें यहाँ पर इसका विरोध करें कि रामनवमी का जुलूस कुछ संवेदनशील इलाकों से नहीं निकल सकता। वो संवेदनशील इलाके क्या होते हैं, मुझे ये बता दीजिए। वो गणेश चतुर्थी जो है उस खाली मैदान पर नहीं मनाई जा सकती। कुछ स्कूलों में जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर रविवार की जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी होगी। ये क्यों? सीमांचल पूरा जो है वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं? ठीक है, यहाँ पर मौलाना साहब सवाल ये है जो अभी आपने यहाँ पर देखा, नीतीश अवस्थी ने उठाया, उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों है। इस तरह के आरोप तो लगते हैं, तो पॉलिटिकल आरोप हैं, लेकिन इलाकों में ये इलाके क्यों बढ़ गए हैं कि हिंदू मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला, ये क्यों बढ़ गया है? सबसे पहले ये बात साफ कर दूं मैं कि राष्ट्र हित में, समाज हित में अगर कोई निर्णय सरकार लेती है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण अगर देश के लिए लिया जा रहा है तो इसमें कम्युनिटी विशेष को राजनीति कहीं करनी ही नहीं चाहिए। राजनीति करने से ही ये मामला और उलझता है। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल किया, जो अभी अवस्थी जी ने भी कही है बात, ये हिंदू मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला अगर नहीं करेंगे तो भी आपके गांव में भी, हमारे गांव में, अगर गांव का भ्रमण आप लोगों ने किया हो और सबका पीछे कहीं न कहीं गांव से संबंध रहता है, तो गांव में मोहल्ले जो है, मुसलमानों में और हिंदुओं में मोहल्ले भी बटे हुए हैं। हिंदुओं में आप जाएंगे तो ये भूमिहार का मोहल्ला, ये यादव का मोहल्ला, ये चमार का मोहल्ला। मुसलमानों में जाएंगे तो ये शेख टोली है, ये सैयद टोली है, ये अंसारी का मोहल्ला, ये पठान टोली है। ये नेचर है और ये भारतीय परंपरा और संस्कृति है कि आबादी बसी ही है उसी अंदाज में। ठीक है, एक सेकेंड, आपका 1 मिनट का जो टाइम था वो अभी के लिए पूरा हो, मैं आगे आपको दोबारा से मंच दूंगी। रिजवान अहमद, यहाँ पर आपने सुना अभी ये कह रहे हैं गुलाम सरवर जी कि ये तो भारत की परंपरा है, हिंदुओं में भी फर्दर सबसेक्शंस हैं, मुस्लिमों में भी फर्दर सबसेक्शंस हैं, लेकिन अगर इसी बंटवारे में रहेंगे तो फिर तो जनसंख्या के खिलाफ लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही हो जाएगी। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, सरवर भाई से मैं बड़ा प्यार करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन बस इतना फर्क है जो उन्होंने बोला कि जब कौम की बात आएगी या धर्म की बात आएगी तो जितने भी उन्होंने यादव टोला, ठाकुर, ये फलाना वो जो बताया ये सच है, इधर जो बताया वो भी सच है, लेकिन जो उधर वाले हैं वो अलग अलग रहेंगे। इधर वाले तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के छतरी के नीचे एक हो जाएंगे, तो वहां पर ये गेम बदल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बता दूं कि अखंड भारत का नेपाल और श्रीलंका छोड़ के 75 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया था, 75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब आपको पता है भारत कितना बचा है? 33 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। जो अखंड भारत था उससे भारत आधा रह गया है। अगर आप बांग्लादेश निकाल दें, इंडोनेशिया निकाल दें, पाकिस्तान निकाल दें और अफगानिस्तान निकाल दें। अब इस सब के बावजूद आपको क्या मिला? चलो भैया ये सब जाने के बाद भी हिंदू राष्ट्र मिल जाता, आपको क्या मिला? आपको दे दिया गया सेकुलरिज्म का लॉलीपॉप कि भैया इसको चूसो, ठीक है। और कश्मीर की हालत बुरी है और नॉर्थ ईस्ट भी हिंदुओं के हाथ से निकल चुका है। तो कुल मिला के अखंड भारत का जो स्वरूप था वो पूरी तरह ऑलरेडी बदल चुका है, ऑलरेडी। और मेरा ये अनुमान है कि आज से 100 साल बाद मुसलमान इस देश से बंटवारा नहीं मांगेगा, मुझे लगता है हिंदू को मांगना पड़ेगा। ठीक है, अब नीतीश अवस्थी, यहाँ पर पॉपुलेशन की जब बात की जा रही है, मेरा सवाल वहां पर यह भी है जिसमें ये हिंदू और मुसलमान का जो ये चश्मा लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है? पॉपुलेशन चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक देश के रिसोर्सेज पर अगर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हर किसी को हिट करता है। तो सियासत इसमें अपनी कन्वीनियंस ढूंढती है। अदिति जी, दोनों बातें सच है। पहली बात जो अभी कही गई, दूसरी बात जो आप कह रही हैं
कि एक देश की सीमित क्षेत्रफल है, सीमित संसाधन है, ज़मीन, जंगल, जल, पानी, अब बाकी सारी चीज़ें, उसमें एक सीमा तक ही तो समा सकते हैं ना लोग। उस सीमा से अगर बढ़ जाएंगे तो क्या हाल होगा फिर किसी भी कम्युनिटी का, सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं। लेकिन दुख की बात यह, अफसोस की बात यह कि एक कम्युनिटी, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है तो वो कम्युनिटी पारसी नहीं बोलते जो सबसे कम है, और कोई कम्युनिटी नहीं बोलती, सिर्फ एक कम्युनिटी के नेताओं को यह लगता है कि हम पर अटैक किया जा रहा है। क्यों लगता है भाई ये? एक कम्युनिटी का क्या मतलब? और मैं गुलाम सरवर साहब की मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन गुलाम सरवर साहब आपने कहा ना कि इलाके सब जगह अलग अलग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि यहां से मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन नहीं होगा, खेड़ा में गरबा नहीं होगा, पत्थरबाजी होगी, मस्जिद से निकल करके। और जहां पर ये है, मैं आपको एक बात कहूं गुलाम सरवर साहब, मैं किसी भी कम्युनिटी पर कोई स्वीपिंग कमेंट नहीं करना चाहता और ना मेरी ऐसी कोई मंशा है। और सचमुच मैं हृदय से मानता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान के बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई ये है ना, सच्चाई तो ये है कि दंगे जो होते हैं वो अलीगढ़, मेरठ, मलियाना, भिवंडी, भागलपुर में ही होते हैं ना, या दिल्ली में होंगे तो आप चांदपुर या उस्मानपुर, सीलमपुर में ही होंगे, जाफराबाद में होंगे ना, लाल कुआं में, बल्ली मारान में होंगे। कभी आपने बाकी जगह कमला नगर, शक्तिनगर, दिल्ली के और इलाकों में कभी दंगे देखे? क्योंकि भड़काया जाता है। यहां पर जब कहा गया इस मानसिकता, अदिति जी 10 सेकंड और लूंगा, जब यह कहा जाता है कि 832 साल हमने इस देश पर राज किया है, ये कीड़े मकोड़े हिंदू हैं कौन? जो इस मानसिकता से ग्रस्त है, उस मानसिकता में दंगे नहीं होंगे, उस मानसिकता में ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये बताइए मुझे। ठीक है, इसका जवाब मैं वारिस पठान से लूंगी, लेकिन सरवर साहब मुझे आपसे ये कहना है सर, आपने एक बड़ी गलती की थी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा सर, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, उस पर मुझे आपत्ति है सर। और मुझे उम्मीद है अब आप अपना अगला कमेंट जब देंगे तो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे साथ वारिस पठान है। वारिस पठान, आपने अभी रिजवान अहमद को भी सुना और आपने अभी अवनीजेश अवस्थी को भी सुना। ये एक जनसंख्या असंतुलन इलाके के आधार पर, एरिया के आधार पर, जो भी अवनीजेश अवस्थी ने जिसका जिक्र किया उस तरफ, लेकिन साथ ही सवाल यह भी है बढ़ती जनसंख्या से किसका भला हो रहा है या भला हो सकता है? देखिए, पहले मोहन भगवत ने कहा, अभी दत्तात्रेय ने कहा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कौन, और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की इन्होंने बात करी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से डेटा की बेसिस पे, कौन सा इनके पास आधार की बेसिस पे लोग इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जो डेटा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डेटा है वो तो अलग दर्शाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूं मैं आदित्य जी, क्योंकि 2019 में बीजेपी के सांसद थे राकेश सिन्हा, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने के लिए, को 12-13 एमपी ने उनकी साइन करके डाला था। मगर वहां पर बीजेपी के मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो ये रिप्लेसमेंट रेट आ चुका है और फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में डाउन हो चुका है। तो किस बुनियाद पे बात करें? बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब एक मैटर चला था पॉपुलेशन के ऊपर, तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है, साफ उसमें दर्शाया है कि पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल है, फर्टिलिटी रेट प्रॉपर है, बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी डेटा के ऊपर बोल रहे हैं डेमोग्राफिक इंबैलेंस की ये लोग बात कर रहे हैं? चलिए बताइए मुझे, मैं तो फेल कर रहा हूं समझने में। तो क्या सरकार झूठ बोल रही है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया वो झूठा है? तो कौन सच्चा है? क्या आरएसएस के मोहन भगवत सच्चे है या दत्तात्रेय साहब सच्चे है? क्योंकि अगर डेमोग्राफिक इंबैलेंस आपको प्रॉपर करना है या आपकी मंशा ये कि इकोनॉमी बराबर देश की हो ना, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको खत्म करना होगा। पहले आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए। आज एक युवा के पास जॉब नहीं है। अभी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब लीजिए। आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, अवनीजेश अवस्थी का, पहले रिजवान अहमद, उसके बाद अवनीजेश अवस्थी। पेट भरेगा सबका। ठीक है, जवाब और मेरे पास डेटा है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन से डेटा बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को थोड़ा नॉलेज के लिए। हाँ ठीक है, आप बोलिएगा ना आगे। आपको मैंने अभी आपके कोटे का वक्त दिया है। सवाल आपने पूछा है ना सर, जवाब तो लीजिए। आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, वारिस पठान, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहले रिजवान अहमद, उसके बाद अवनीजेश अवस्थी, प्लीज। जी देखिए अदिति, ऐसा है जो वारिस साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर एक चीज को पकड़ के चलिए। 1992 में 3.3 था, ये गवर्नमेंट का डेटा है, इसे कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। 3.3 था फर्टिलिटी हिंदू का और 4.3 था मुस्लिम का। सिर्फ 25% का फर्क था, यानी एक बच्चे का।
2022 में है 1.92 हिंदू का और 2.30 मुस्लिम का। इसमें भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मुस्लिम में शार्प फॉल हुआ है, गिरावट आई है, लेकिन उधर हिंदू की भी आई है। अब अदिति, ये जो 1.92 और 2.30 का जो फर्क है, ये फर्क में जो देखने से मैथमेटिकली आपको बहुत कम लग रहा है, बहुत कम, सारा गेम, सारा राज इसी फर्क में छुपा हुआ है, इसी फर्क में। इस फर्क से होगा ये कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 25 साल बाद मुस्लिम आबादी इस देश में 25% होगी। मैं ये नहीं कह रहा 40 होगी, मैं ये नहीं कह रहा 60 होगी, 25 होगी। और बंगाल जैसी, केरला जैसी देश में अनेकों पॉकेट्स बन जाएंगी, पीएफआई जैसी अनेकों ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी, और धीरे धीरे इसी लोकतंत्र के, इसी संविधान में रहते हुए, मैं ये नहीं कह रहा तलवारें चलेंगी, इसी में रहते हुए इस देश का ताना बाना पूरा बदल जाएगा, सिर्फ जब मुसलमान की आबादी 15 से 25% पहुंचेगी। ठीक है, अवनीश अवस्थी, उसके बाद वारिस पठान, प्लीज। मैं वारिस भाई, आप ये बताइए ना कि मैंने कहा कि यहाँ का मुस्लिम नेतृत्व जिस कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है कि हमने तो 832 साल इस देश पर राज किया है, ये नहीं बताते, और ये भी कहते कीड़े मकोड़े हैं ये सब लोग, जजिया तलवारों से काट दिया, ये सब कर दिया। आप एक बात बताइए वारिस भाई कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ से आप ये क्यों, तमाम लोग ये क्यों कहते हैं कि यहाँ से आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते, कावड़ियाँ नहीं निकलेंगे, संवेदनशील इलाका। व्हाट इज संवेदनशील, बताइए ना, आप क्यों नहीं निकाल सकते? अगर देश एक है, राष्ट्र एक है, सब भाईचारे की बात है, गंगा जमनी तहजीब है, तो खाली पड़े वक्फ के मैदान में गणेश चतुर्थी का उत्सव नहीं मन सकता, खाली पड़ा रहेगा। बात असली ये है कि झारखंड के स्कूलों में जहां पर मुस्लिम बहुल है वहां पर शुक्रवार के दिन छुट्टी होगी, वहां पर संडे के दिन छुट्टी नहीं होगी। एक बात नहीं है, मैंने आप लोगों के सामने रखी बात जो सच है ना। तमिलनाडु में एक गांव में ये कहा गया ना कि यहाँ पर 80% मुस्लिम आबादी है, यहाँ पे मंदिर करो बंद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद खुला, वहां पे घंटियां नहीं बज सकती। उत्तर प्रदेश में ये कहा गया जिस समय अजान होती है उस समय पुलिस वाला मंदिर के में घंटी पकड़ के खड़ा रहता था कि घंटी नहीं बजनी चाहिए। ये क्यों? और एक बात बताइए, छोटी सी बात और कहता हूं, शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहले जिन्ना ने यही कहा था ना कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, शुरुआत वहीं से होती है। आज ये कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वही वृत्ति पाकिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। देखिए आदित्य, जब मैं बताऊं, रिजवान भाई ने भी सही कहा बात के फर्टिलिटी रेट अमंग जो मुस्लिम है कम होता जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़े बताऊंगा। फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम, द लार्जेस्ट माइनॉरिटी जो है उसका द हाईएस्ट अमंग ऑल मेजर कम्युनिटीज, बट हैज बीन डिक्लाइनिंग फास्ट, नीचे जा रहा है। इट्स ना ऑलमोस्ट इक्वल टू डेट ऑफ हिंदूसों के बराबर हो गया। और ये वारिस पठान ने घर में बैठ के आंकड़े नहीं बनाया है, ये रिपोर्ट है पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर का। वो बताता है फ्रॉम 1992 से 2015 तक मुस्लिम फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ। रिजवान भाई ने सही बताया ये वाला भी आंकड़ा, फ्रॉम 4.4 टू 2.6 फॉर हिंदूज इट वेंट डाउन फ्रॉम 3.3 टू 2.1, तो फर्टिलिटी रेट कम हुआ। अब जवाब देना चाहूंगा मैं अग्निवेश अवस्थी जो ये बता रहे थे अभी। नहीं, अगर डेटा पर आप जवाब दे रहे हैं तो वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, जहां पे इलाका है वहां पे। वारिस पठान, इस डेटा पे काउंटर ले लीजिए, डेटा पे उनकी बात जो कंप्लीट कर देता हूं ना, मैं उनकी बात जरा बोल देना चाहूं, उसके बाद में रिजवान भाई जवाब दे देंगे। बाद में मैं पहले अग्निवेश की बात का जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि वहां फला हुआ, मुझे एक बताइए किस्सा जहां पर मुसलमान लोग जुलूस में अभी निकला था, हमारे ईद मिलाद का भी जुलूस निकला, हजारों लोग, लाखों लोग रस्तों पे निकल गए। मुझे एक वाकया पूरे हिंदुस्तान का बता दीजिए, मेरे महान भारत देश का, कि कहीं कोई मंदिर के पास खड़ा हुआ और उसने नारेबाजी की हो, बताइए मुझे एक वाकया नहीं। लेकिन मैं आपको सैकड़े वाक्य बता दूंगा अग्निवेश जी, जहां पर हिंदू लोग गए हैं, मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगे हैं, और टेंपल के ऊपर चढ़कर, सुनिए, मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा लगवाया गया है, लग रहे हैं। वो कौन था आपका नेता जो कह रहा था ये कीड़े मकोड़े हैं? अरे कीड़े मकोड़े कहने वाला नेता कौन था, ये तो बता दो एक बार। आपके नेताओं का अगर, अच्छा सुनिए ना, कौन था, उसका मतलब क्या था? ये तो सही है ना, सुनिए, कीड़े मकोड़े कहने वाले नेता का मतलब क्या था? उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं।
देखिए आदित्य जी, बात ये होती है ना कि जब ये बोलते हैं तो मैं खामोश रहता हूँ, और मैं जब बोलने लगता हूँ बोलते आप रोकते नहीं है इनको। अब सुनिए मेरी बात, विक्टिम कार्ड नहीं सुनिए, आपने जो बात कहा ना कि ऐसे नारे लगे, ये लगे, वो लगे, तो अब सुनिए धर्म सांसद में क्या हो रहा था। धर्म सांसद बनाया जाता है क्यों? गीता का पाठ पढ़ाने के लिए। वहां पे क्या पाठ पढ़ा रहे थे? मुसलमानों का नरसंहार करो। बच्चों को सिखाया जा रहा था, बेटा कलम छोड़ दे, कागज छोड़ दे, तलवार उठा और मुसलमानों का नरसंहार कर दो। बताया था नहीं बताया था? मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। दिल्ली में अभी विश्व हिंदू परिषद के आदमी ने बोला था कि नहीं बोला था? परवेश वर्मा जो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम लेकर, संविधान की शपथ लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, जो मोदी के घर के 20 मिनट की दूरी के ऊपर खड़े रहकर भाषण दे रहा था कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, उनके यहां से सामान मत खरीदो, उनको कुछ बेचो मत। वो कौन बोला था? वो किसने रेडिकलाइज किया था उन लोगों को? इसके बारे में कभी आप खंडन करोगे कि नहीं करोगे? कि नहीं एक ही तरफ की बात करोगे आप? क्या वो उसके बारे में चलिए बताइए। ये बात कर रहे आपने जो स्टेटमेंट उठाया वो पॉपुलेशन की बात ये भी है कि इनको सवाल तो मुसलमानों को उंगलियां उठाते हैं ना। चला जाएगा और योगी मठ चला जाएगा, तब तुम क्या करोगे? योगी जी के कितने भाई बहन हैं? जवाब दो ना मुझे। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। उन स्टेटमेंट्स के बारे में भी भूल गए। 15 मिनट पुलिस हटाने का। मुझे पता है अब आप ये कहेंगे उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन वो भाषण तो आया। तो आप जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें लेकर सिलेक्टिव क्यों हैं? आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेटमेंट्स का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये होगा, फिर रुक जाइए अब 1 मिनट। अतीकुर रहमान हमारे साथ है, रुक जाइए प्लीज। अच्छा रुक जाते हैं अतीकुर रहमान को भी रोकना, लेकिन अभी अग्नि में एक सेकंड में सबको रोकती हूँ टिप्पणी देने वाला हूँ। वारिस पठान नहीं, मैं भी थोड़ा बीच में टिप्पणी तो दूंगा उनको। अरे कोई बात नहीं, टीका टिप्पणी बाद में कीजिएगा, फोन कॉल पर कीजिएगा, दर्शकों के सामने नहीं। अतीकुर रहमान, बढ़ती हुई पॉपुलेशन से किसका भला होता है? मैं आज जानना और समझना चाहती हूं आप सभी से। अभी तक तो मैंने 3 पैनलिस्ट से बात कर चुकी हूं, कोई मुझे समझा नहीं पाया। क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जाती है तो अक्सर ये आरोप लगते हैं कि ये तो एक धर्म विशेष को टारगेट करने की साजिश है। आप अगर मुझे एक्सप्लेन कर पाएं कि रिसोर्सेज पर जो कि लिमिटेड हैं, जो कि सीमित हैं, उन पर बढ़ते दबाव से किसका भला होता है? कौन सा रिलीजन है जिसका भला होता है और देश को उसमें नुकसान हो रहा हो? कहां कोई ऐसा एग्जाम्पल है हिस्ट्री में? जी आदित्य जी, कोशिश करता हूं मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की। मैंने हमेशा से पॉपुलेशन को एज एन एसेट माना है, ना कि ये कि वो एक लायबिलिटी होती है मुल्क के ऊपर। भारत जैसा कम से कम जो इतना बड़ा मुल्क है, सोने की चिड़िया आज भी है मानता हूं मैं, अगर हमारे रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल ये आता है कि रिसोर्सेज के जितने भी हमारे हिंदी में शायद उनको अनुसंधान कहते हैं, उन रिसोर्सेज को पॉपुलेशन के तुलना में क्या हम मानेंगे कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज जी तो ये रिसोर्सेज आखिर कहां कम पड़ रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूं कि पॉपुलेशन की सारी स्टडी करने के बाद में अगर हम पॉइंट नंबर 1, 2, 3 बोलें कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के फैक्टर्स क्या हैं, उस फैक्टर के अंदर कम से कम आज जो आरएसएस हुबाले साहब ने कहा, वो फैक्टर्स मुझे 10 नंबर के बाद भी नजर नहीं आए। माइग्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन और रिलीजियस कन्वर्जन। सबसे बड़ा फैक्टर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या होता है आदित्य जी? सोशल अपलिफ्टमेंट ना होना एक समाज का, एजुकेशन दर का नीचा होना, उस समाज के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट ना होना, जॉबलेसनेस सबसे बड़ा फैक्टर। अब इसके लिए मैं उसके एवज में आपको एक ही एग्जांपल दूंगा ताकि अच्छी तरह से ये बात आपके दर्शकों के भी समझ में आ जाए। साउथ इंडिया के अंदर क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में थोड़ा सा हाई है, वहां का पॉपुलेशन एक्सप्लोड नहीं होता है, वहां का पॉपुलेशन अक्रॉस द कम्युनिटीज अच्छा माना जाता है, संतुलित माना जाता है। नॉर्थ इंडिया, काउ बेल्ट बोल लीजिए, हिंदी बेल्ट बोल लीजिए, वहां का पॉपुलेशन एक्सप्लोड क्यों कर रहा है? बगैर किसी रोक टोक के क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पर जॉबलेसनेस ज्यादा है, एजुकेशनल लेवल बहुत निचली सतह में है और किसी तरह का शिक्षा तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर गुमराह करना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जी अगर राजनीति इतने ही साइंटिफिक तरीके से ऑपरेट करती तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। ये जिस रिसर्च का आप हवाला दे रहे हैं सर, वो तो तमाम मुल्क समझते हैं
कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। सर, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात की जाती है अतीकुर रहमान जी, तो उसमें अगर आप उसे ये कहें कि बहुत अच्छी बात है और इसको तो होने देना चाहिए सर, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर रहे हैं सर। जो नए लोग आ रहे हैं और जो आपके यहाँ एडल्ट होते जाएंगे, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना भी किसी की जिम्मेदारी है। आदित्य जी आधा मिनट दीजिए, आधा मिनट दीजिए। हाँ बोलिए, कब से आपने हाँ बताइए। बहुत सही कहा आपने। अब इसको कम्युनलाइज क्यों करें हम? ऑफ कोर्स अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई नीति बनाने जा रही है हमारी सरकारें, कम्युनलाइज इस तरह से किया जा रहा है कि आज आरएसएस जो कि हमेशा से यह बोलती आई है कि मुसलमान जिम्मेदार हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, 4 शादी और 14 बच्चे पैदा करते हैं, आज अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है। गोल पोस्ट चेंज कैसे कर रही है? अब उनकी केंद्र बिंदु आ गया है किस बात के ऊपर? रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर और माइग्रेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि आज सफल रहे फर्टिलिटी रेट डाउन होने का मुस्लिम समाज में, अब उनको कोई बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है आरएसएस को मुस्लिम समाज को जिम्मेदार ठहराने के लिए, इसीलिए गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। और उस गोल पोस्ट चेंज करने में भी कितना बड़ा कम्युनलाइजेशन है, माइग्रेशन का जिम्मेदार कौन है? सुनिए सर, सुनिए, जो फर्टिलिटी रेट का जो आप डेटा की बात कर रहे हैं ना सर, अभी थोड़ी देर पहले रिजवान अहमद वो एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन अगर आप उस डेटा को देखिए, रिजवान अहमद अगर आवाज पहुंच पा रही हो, जरा वो डेटा एक बार फिर से दर्शकों के सामने रखें, इंपॉर्टेंट डेटा है। और जब उस डेटा को आप सुनिएगा ना अतीकुर रहमान जी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हिंदुओं में फर्टिलिटी रेट ड्रॉप करने की बात की जाती है, तो आपको यह भी समझना होगा कि जब उनमें फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसके इंप्लीकेशंस क्या है, और जब मुस्लिम्स में फर्टिलिटी रेट ड्रॉप करने की बात की जा रही है तो वो नंबर कितना है। इस नंबर को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। और इसमें मैं किसी को कोई मजहबी रंग नहीं देखना चाहती। आप इन्हें जो पॉइंट रखा ना, भी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि डेटा का इस्तेमाल समझदारी के साथ किसी भी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए या किसी भी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट किया जा सकता है। रिजवान अहमद जी, देखिए अदिति, ऐसा है कि पहले मैं भाई की बात का जवाब दे दूं कि इसको मैं मानता हूं ये चीज कम्युनलाइज हो रही है, पर क्यों हो रही है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो इस मारे हो रही है अदिति जी के हमारे आसपास रीसेंट हिस्ट्री में जो हुआ है, हम उसी को, हम तो बहुत पुरानी हिस्ट्री भी बता सकते हैं, फायदा। एक आम हिंदू कश्मीर देखता है, एक आम हिंदू देखता है बांग्लादेश में 25 से घटकर 8 है, एक आम हिंदू बंगाल के कुछ पॉकेट्स में हालात देखता है, केरला के कुछ पॉकेट्स में हालात देखता है। क्या ऐसा इससे पहले हुआ है कि कहीं मुस्लिम आबादी बढ़ने के बावजूद मुसलमान किसी से डर के वहां पर कम हुए हों या उनको कन्वर्ट कर दिया गया हो? नहीं हुआ ना रीसेंट हिस्ट्री में। तो हम अपनी रीसेंट हिस्ट्री से सीखते हैं, पहली बात। दूसरी बात फिर मैं आपको बता दूं, शुक्रिया आपने उस चीज को नोट किया कि 1.92 और 2.30 सुनने में बिल्कुल बराबर लगता है, बिल्कुल बराबर, लेकिन इसके अंदर एक राज छुपा है जो 25 साल बाद आपको पता चलेगा। ये जो 25% का फर्क है, फिर ये बात बोल रहा हूं कि आने वाले 100 साल भी मुसलमान इस देश में मेजॉरिटी में नहीं होंगे, लेकिन 25 साल बाद 25% होंगे, और 25% होने के बाद पॉलिटिकली मुसलमान इस देश को पॉलिटिकली रोल करने लगेगा, पहली बात। दूसरी बार अदिति एक आपको बात बता दूं, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू रिजवान जी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। क्या आपको लगता है कि अभी टू एन एक्सटेंट मुस्लिम वोट बैंक इंडियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं करता है? अगर आप देखें पूरा ऑपोजिशन, नॉन बीजेपी पार्टीज, दे ऑल वांट टू गेट मुस्लिम वोट बैंक। नहीं, देखिए मुस्लिम वोट बैंक को सबसे पहले बेकार किया गुजरात में नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद 2014 में फिर से बेकार किया, फिर 2019 में किया, फिर योगी ने 2017 में किया, फिर योगी ने 2022 में किया, मध्य प्रदेश में किया, हर जगह किया। तो अब मुस्लिम वोट बैंक बहुत ही मार्जिनलाइज हो गया है, लेकिन ये 25% का आबादी का फर्क आने वाले 25 साल में फिर से पॉलिटिकली मुस्लिम बाउंस बैक करेगा और मुस्लिम इस कंट्री की बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन जाएंगे,
जिससे हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र पर असर पड़ेगा। ठीक है, अतीकुर रहमान, वारिस पठान, जल्दी जल्दी प्लीज। जी 2 पॉइंट से बोलना चाहूंगा, क्योंकि आरएसएस कहता है सबका डीएनए है। तो अगर मुसलमान पॉपुलेशन 25% हो भी जा रहा है और पूरे भारत की पॉलिटिक्स पे हावी हो भी जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरा पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आदित्य जी, यहां पर आपने कहा 100 साल में भी, मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट फर्टिलिटी रेट के हिसाब से। एक सेकंड, अतीकुर रहमान जी, आपने क्या कहा? अगर 25% होता भी जा रहा है और पूरे भारत पर हावी होता जा रहा है, सॉरी आई डिडंट हियर यू राइट, क्या? नहीं, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं, डीएनए अगर एक है, डीएनए वाला पॉइंट मैंने सुन लिया, आप उसके बाद बोलिए, आप जो बोलिए। अगर डीएनए एक है तो अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 25% होने के बाद, जो कि नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइपोथेटिकल है, होने के बाद भी अगर पॉलिटिक्स पे हावी हो जा रहा है, जो कि आज 100 करोड़, कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर नहीं है मुसलमान, उसके बावजूद आकलन ये किया जा रहा है कि 25 साल के बाद में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 25% हो गया तो भारत की पॉलिटिक्स पे ये हावी हो जाएगा और खतरनाक होगा। ये हाइपोथेटिकल ये आप बर्दाश्त कर रही हैं नेशनल टेलीविजन पर, इसके ऊपर आपको आपत्ति नहीं है। ये आपको सीधा इशारा कर रहा है मुस्लिम जेनोसाइडल टेंडेंसीज के ऊपर। अगर आप अच्छी तरह से सुनिए पहली बात, जैसे आपकी राय है ना और आपने इंटरप्रिटेशन किया, ऐसे उनकी राय है और उनका इंटरप्रिटेशन है। ये चैनल की लाइन नहीं है और ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप दूसरे को तो लेक्चर दे रहे हैं, आपको ये स्पष्टीकरण, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि चैनल पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता है। अच्छा किया। और अगर आप डिस्कशन में आए हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं तो तार्किक तौर पर जवाब दीजिए, तौर पर बात कीजिए उसमें। अभी आप कह रहे थे अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स पर हावी हो जाते हैं, आपने बड़ी तेजी से करेक्शन किया। मैंने आपसे वो पॉइंट रिपीट ही इसलिए करवाया था, अगर 25% भारत की पॉलिटिक्स पर हावी हो भी जाते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता? आप ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले, डीएनए तो एक ही है ना। अरे अब आप डीएनए के पीछे मत छिपिए ना, डीएनए के पीछे मत छिपिए। दूसरे पर जिस आप जो आरोप लगा रहे हैं सर, वही आरोप आपके उस स्टेटमेंट के बाद आप पर था, इसीलिए मैंने कहा कि रिपीट कीजिए। सुनिए अब रिजवान क्या कह रहे हैं, रिजवान अहमद क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। काउंटर अदिति, 10 सेकंड का काउंटर। अभी हमारे अतीक भाई ने बोला कि अगर 25% हो भी गई तो क्या पड़ता है। अभी लीजिए बता देता हूं क्या फर्क पड़ता है अतीक भाई। 1947 में जब बंटवारा हुआ था मुसलमान की देश में आबादी क्या थी, यह फर्क पड़ता है। आबादी थी 25%। कहां हैं आप, कहां हैं आप, कौन दुनिया में हैं आप? ठीक है, अवनीजेश अवस्थी। 2 बातें अदिति जी, मैं अतीकुर रहमान की बात का जवाब दे दूं। हमने स्वाधीनता संग्राम इकट्ठे मिलकर के लड़ा। आज जो पाकिस्तानी है वो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत का था, भारतीय राष्ट्रीयता थी। अब वो मन के अंदर आ गया कि जिसके कारण वो अलग देश बन गया और हमारा दुश्मन बन रहा है। आपको समझ में आई बात? वारिस पठान, मैं आपको दे रही हूं, उनका कमेंट कंप्लीट होने दीजिए, मैं वापस आपको मंच दूंगी। वारिस पठान ने ये कहा था कि मैं आपके बीच में बोलूंगा, वो इसलिए बोल रहे हैं, अपना वादा नहीं निभा रहे। नहीं, वो नहीं बोलेंगे आपके बीच में। आप बोलिए अपने जोश अवस्थी, 40 सेकंड्स बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद उनका जवाब। बोला था मेरे मैं इकट्ठे मिलकर लड़ा स्वाधीनता आंदोलन आपके हिसाब। क्योंकि फिर क्या कारण हुआ कि स्वाधीनता मिलने के करीब आते ही, स्वतंत्र होते ही कुछ लोगों ने अपना अलग देश मांगना शुरू कर दिया। मालूम समझ में आई, फर्क समझ में आया? एक बात। दूसरे, अतीकुर रहमान जी, आपने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। जब ये मदरसों की बात होती है कि वहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, तब आपको लगता है कम्युनिटी पे अटैक हो रहा है, तब आप मदरसों के पक्ष में आ जाते हैं। और आज आप खुद कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट का बहुत बड़ा कारण साइंटिफिक टेम्पर ना होना है। यही हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर जिसमें नहीं है, वो चाहे किसी भी उसका हो, किसी भी संप्रदाय का हो, और आपके मदरसों में अगर मान लीजिए सिर्फ दीन की पढ़ाई होती है, वहां पर भी एक अच्छी पढ़ाई हो, तो आपको बुरा लगता है। ये आज आपके मुंह से बात सच निकल गई। प्लीज वारिस पठान। देखिए आदित्य जी,
ये पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, और ये मैं नहीं बोलता हूं, NFHS का डेटा है, ऑथेंटिकली बोल रहा है कि सिर्फ पॉपुलेशन वो ये बढ़ रहा है, ये मिथ है, हकीकत नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, सब डेटा बता रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है पॉपुलेशन। मगर क्या चाहते हैं भाजपा RSS वाले कि किसी भी तरह हमारे हिंदू भाइयों को डराओ, देखो मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कल 25% हो जाएंगे, आज ये ले लिया कल वो ले लिया, ये सिर्फ कर करके ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। बात नंबर 2, लोगों का ध्यान भटकाना है, क्योंकि इनको मालूम है डॉलर का रेट 83 चला गया है, 100 पे क्रॉस कर देगा, लोग जब सवाल कर रहे हैं, जवाब है नहीं, वहां ध्यान भटकाओ। लोग युवा बोल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा कब, तो खाना खाने के मेरे वादे, मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब देने की मोदी साहब के पास कोई क्षमता नहीं है, खाली जुमलाबाजी देना है, वो ध्यान भटकाना है। पेट्रोल डीजल गैस के भाव से ध्यान, तो इस तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों को डराना है और नफरत फैलाते रहना है। नहीं, नफरत फैलाते रहो, अगर मुसलमान को तुमने बढ़ने दे दिया तो ये हो जाएगा। अरे नहीं, आप मेरे देश के सेकुलर फैब्रिक को नष्ट कर रहे हो RSS। तुम तो थे नहीं आजादी की लड़ाई में, तुम जिन्ना की बात करने चले गए, जिन्ना की कब्र पे तो अडवाणी चले गए, पाकिस्तान में बिरयानी खाने बिन बुलाए मोदी जी चले गए, वारिस पठान फादर या मेरे दादा नहीं गए जिन्ना की कब्र पे। आप कहां थे 1947 में आजादी के टाइम? चलिए बताइए, थे आप? थे, माफीनामे लिख रहे थे और ब्रिटिशरों के तलवे चाटने में आप उसमें बिजी थे। ये 2 चीज में आप बिजी थे, इसकी वजह से आज आपको ये लग रहा है अरे अब देश के हिंदुओं को किस तरह भड़का है, तो नया पॉइंट आप लेके आते हो। ठीक है, आपके पास अभी मौजूदा हालात पर आते हैं, ताकि भविष्य की ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है सामने माफीनामा ना लिखना पड़े। बात रखूंगा, सुन लीजिए वारिस पठान, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब अगले जो 2 रिएक्शन है वो अगला सवाल मेरा आप होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए वो दोनों रिएक्शंस। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी दशहरा रैली में कहा था कि देश को एक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है, ऐसी नीति की जरूरत है जो सभी पर बराबरी से लागू होती हो। उन्होंने डेमोग्राफिकल इम्बैलेंस की भी बात की थी। इसी पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें जवाब दिया था और यह कहा था कि मुसलमानों की आबादी बढ़ नहीं रही है। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आप ये दोनों बयान सुनिए। जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मोहन भागवत को बड़ी फिक्र है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो गलत है, मैं बता दिया आपको, TFR रेट गिर गया। मगर हम मोहन भागवत से पूछना चाह रहे हैं कि 90 लाख हमारे हिंदू बहनों की औलाद, माने 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। 2000 से 2019 कितने? 90 लाख। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फीमेल फीटासाइड। इस पर आप क्यों नहीं बोलते मोहन भागवत साहब? आप बोलिए ना इस पर। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है। और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है तो समाज के समाज लुप्त हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त हो जाती है। कितनी भाषाएं दुनिया की बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त हो गई। मोहन भागवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इंबैलेंस हो रहा है, तो हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा। और
सबसे ज्यादा अगर टीएफआर रेट गिरा, मुसलमानों का गिरा, मुसलमानों का गिरा। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th उसका रिकॉर्ड बता रहा है। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए? काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है? कितने लोगों को झेल सकता है? इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? और केवल देश का प्रश्न नहीं है। बच्चे पैदा करके एक में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता है उसको स्पेसिंग बोलते हैं। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है। क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वह जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड स्थिति में है। जो ये समझते हैं कि हमको अगर दीन के फराइज से रोक दिया जाएगा तो इस्लाम को खत्म कर देंगे, याद रखो इस्लाम कोई निवाला नहीं है कि तुम हजम कर लोगे। इस्लाम को अगर तुम ये समझ कर आओगे तो याद रखो ये कोई निवाला हम नहीं है, हम कोई चने बटाने नहीं है, लोहे के चने हैं, तुमको चबाना पड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। तो वारिस पठान, यहाँ पर अगर मैं मोहन भागवत की बात करूं या असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं, दोनों में से कोई ये नहीं चाहता कि इस देश के लिमिटेड रिसोर्सेज पर बोझ पड़े या बढ़े, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम का चश्मा है। क्यों? नहीं, हर इंसान चाहता है, नहीं आदित्य जी, हर इंसान चाहता है कि देश तरक्की करे। सब लोग चाहते हैं, आप, मैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, लेकिन कैसा करेगा तरक्की? अगर सरकार की नीतियां ही टोटल फेल हो रही तो तरक्की कैसे करेंगे? डिमोनेटाइजेशन से देख, अब तक आप देख लो सरकार की कौन सी नीति सही रही। फार्मर लोग का बिल लाग दिया, कितने किसानों की हमारी जान चले गई बेगुओं की, उनके बाद में नहीं, आप पर रहिए वारिस भाई मुद्दे पर आइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मैं आपसे सीधा क्या क्या आप सुनना चाहते हो? सवाल मेरा डायरेक्ट है कि आरएसएस नहीं आना चाहिए। जब उनका मिनिस्टर खड़े होकर पार्लियामेंट में बोलता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की जरूरत नहीं है, तो या तो पहला जवाब दे दो मिनिस्टर ने झूठ बोला पार्लियामेंट के अंदर, या मोहन भागवत सच्चे। बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट डाला गया हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से कि पॉपुलेशन नहीं, एक सेकंड, जरूरत नहीं है। आप बीजेपी और सरकार के लिहाज से सवाल पूछ रहे हैं, मेरा सवाल है, मेरे को जवाब दे दो सवाल का। मेरा आप तो उन्हें कॉर्नर करने के लिए दे रहे हैं, उनको कॉर्नर कीजिए। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए, लेकिन साथ में उन्हें कंफ्यूजन है इसलिए आपको कंफ्यूजन है। वारिस पठान, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे पास डेटा है, हमको पता है कि मुसलमानों का जो टीएफआर रेट है वो सबसे कम होता जा रहा है। और जैसे असद भाई का आपने सुना भी कि अभी तो लोग नॉलेजेबल लोग हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने का उनको समझ में आ रहा है, तो कम होते जा रहा है रेट। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग शादी नहीं कर रहे, बच्चे पैदा होने का सवाल ही नहीं होता है। चौथी बात, मुसलमानों के कुछ के बच्चे होंगे, लेकिन यहाँ तो मोदी जी के तो 5 भाई बहन थे, योगी जी के 6 भाई बहन थे, वो भी मुसलमान थे। आप कहानी जी हम लोग पर चले गए, कहानी जी हम लोग पर चले गए, आरएसएस का हम लोग पर चले गए। और मैं साथ ही ये भी चाहूंगी, मैं ये चाहूंगी जब यहाँ पर ये फर्टिलिटी रेट को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, ओवरऑल पॉपुलेशन में रिलीजन वाइज पॉपुलेशन की परसेंटेज की भी बात होनी चाहिए फिर,
तब पूरी पिक्चर दर्शकों के सामने आएगी। रिजवान आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, रिजवान जी, उसके बाद अवनीश जी, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, काउंटर नहीं, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जो बार बार मोदी जी और योगी जी के भाई बहनों का नाम लिया जाता है, भाई वो उस दौर का टाइम है जहां पर हिंदू का भी रेशियो 3.5 था और मुसलमान का 4.4 था। अब हम लोग 2022 में बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अदिति जी, इस फैक्ट ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है एज पर द गवर्नमेंट, ये हकीकत है, इसको हम नहीं डिनाई कर सकते। पर बात समझिए, ओवरऑल बच्चा पास हो गया है ओवरऑल, लेकिन कहीं कहीं कुछ सब्जेक्ट में वीक है, पर बच्चा पास हो गया है। यानी रिप्लेसमेंट रेशियो जब हमने अचीव कर लिया है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात खत्म हो गई। लेकिन कहीं पर एक वीक लिंक है, कमजोर कड़ी है, और उस कमजोर कड़ी की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान बार बार ले जा रहा हूं कि 25% आबादी होने के बाद 1947 में बंटवारा हो गया था। जो अतीकुर रहमान कह रहे हैं 25% से फर्क क्या पड़ेगा, तो यह फर्क पड़ा था 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो मुसलमान की आबादी 50% नहीं थी, और ये 25% आबादी आने वाले 25 साल में हो जाएगी। ठीक है, अतीकुर और रहमान, तब आप लोग को पता चलेगा जो रिजवान आज बोल रहा था। 20 सेकेंड्स और उसके बाद अवनीश अवस्थी 20 सेकेंड्स, प्लीज मुझे डिस्कशन क्लोज करना। जी आदित्य जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस डिस्कशन में ये है कि क्या स्टेट के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जा रहा है। भारत एक ऐसा सोने की चिड़िया वाला देश है जहां पर 25 करोड़ में, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया जनाब। 1947 में आबादी मुसलमानों की कितनी थी ये बताइए। एक सेकंड, एक बार में एक आवाज प्लीज, मुझे शो क्लोज करना है प्लीज। 25 करोड़ में एमएलए बिकते हो, हाउस ट्रेडिंग होती हो, सरकारें की राज्य रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होता हो, इससे बड़ी सोने की चिड़िया और इसके अंदर नेचुरल पॉलिटिक्स पर अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है, दो बातें कहूंगा, क्लोजिंग रिमार्क है। पहली बात यह कि अगर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, ऑलरेडी बहुत कम है, तो कानून आ भी जाता है तो फिर उनको क्या दिक्कत है, उनकी तो ऑलरेडी बहुत कम है, और क्या कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, जवाब इस बात का किसी ने नहीं दिया कि कश्मीर में जो हुआ 1990 में हुआ, कोई बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 40 साल 30 साल पहले की बात है। आप ये बताइए कि उसके बारे में कोई तो जवाब दे दीजिए कि वहां पर एथनिक क्लीनिंग कश्मीरी पंडितों को मस्जिदों से क्या क्या जिस तरीके से बाहर निकाला गया। कश्मीर में आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन कर दिया था। कहा अरे निकाला क्यों गया, इस पे बाकी की बात बाद में कि क्यों नहीं पंडित बस रहे वहाँ पे हड़ताल पे, ये बात मत करो, निकाला क्यों गया वहाँ पे। हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का रोज मारा जा रहा है, ये नहीं बोलने दूंगा, फिर कहेंगे बीच में बोलते हैं। मुझे डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना है, लेकिन ज्यादा आबादी किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ ज्यादा आबादी वोट जरूर दिला सकती है। आबादी पर सियासत नहीं है, लेकिन आबादी पर ज्ञान देने वाले नेताओं को समझना चाहिए कि आबादी को सिर्फ धर्म या किसी मजहब से जोड़कर ना देखा। तो आप सोचिएगा जरूर, अगर एक समुदाय की आबादी को हराने के लिए दूसरे समुदाय को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह हमारे नेता देते हैं, तो फिर जनसंख्या का क्या होगा। और साथ ही ये भी सोचिएगा जरूर कि ज्यादा बच्चे किसी भी परिवार पर बोझ बढ़ाते हैं। ज्यादा बच्चे यानी काम करने वाले, ज्यादा बच्चे यानी कमाई करने वाले, ज्यादा हाथ की थियरी अब पुरानी हो चुकी है। तो इसलिए आप सोचिएगा जरूर। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही।